हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश कुमार। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं, पिछली क्लासेस से हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास के अंदर, और ये टॉपिक था आपके पास में टेंस, जिसमें हम आज की क्लास में ये जो हम प्रेजेंट टेंस बात करके आए हैं पिछली क्लासेस तक, पीछे लगभग 4 से 5 वीडियोज हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाए हैं। आपने अगर वो नहीं देखे तो एक बार जाकर उनको जरूर चेक कीजिएगा। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिएगा, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास दिया गया है। इसके अंदर आप बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग इन सेंटेंस में क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लाउड्स होल्ड वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लैंड और द सी, लेटर द वाटर इन क्लाउड्स रिटर्न टू द लैंड एज रेन और स्नो। ये आपके पास में सेंटेंस दिया। पहली बार अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको ये बताना होता है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। अगर आपको लगता है पहले पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको लगता है कि दूसरे पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको लगता है कि तीसरे पार्ट में एरर है तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, और चौथे पार्ट में एरर है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो आपके पास में सही जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। देखिएगा, क्लाउड्स होल्ड वाटर दैट इवेपोरेट्स, आप लोगों ने क्या देखा कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब भी हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करते हैं तो देखिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो हमेशा कौन से टेंस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। क्लाउड्स आपके पास में प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल। होल्ड मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल वर्ब है। यहां तक तो बात सही है। होल्ड वाटर जो कि है वो आपके पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखिए वैसे तो आगे चल के हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इन चीजों के बारे में, लेकिन देखिएगा अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें हु, विच और दैट के बारे में बात करें, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो बात करता है, इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन कब दिया जाता है, जब ये अपने से पहले वाले नाउन के लिए यूज हो रहा हो। यहां पर यूज होने वाला शब्द अगर इस नाउन के बारे में या इस नाउन के स्थान पे यूज हो रहा है तो हम इसको नाम दे देते हैं प्रोनाउन का। और चूंकि ये पहले वाले नाउन से अपना रिलेशन बताता है इसीलिए हम इसको नाम दे देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे क्लाउड्स होल्ड वाटर दैट इवेपोरेट्स, दैट इवेपोरेट्स मतलब वाटर, तो इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर सिंगुलर है, इवेपोरेट्स आपके पास में सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। फ्रॉम द लैंड और द सी, लेटर वाटर इन क्लाउड्स रिटर्न टू द लैंड एज रेन और स्नो। अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये चूंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, जबकि यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, रिटर्न जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ है। देखिएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं। यहां से आप लोगों को ये पता चल गया कि क्लाउड्स आ गया, रिटर्न, अब यहां पर क्या वर्ब यूज हो जाएगा, या तो रिटर्न होना चाहिए था या फिर रिटर्न्स होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द वाटर इन क्लाउड्स, वाटर की बात कर रहा है। देखिए वाटर नाउन है आपके पास में, इन प्रेपोजिशन है, क्लाउड्स नाउन है। जब भी आपके पास दो नाउन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिए जाए तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होता है। इसका मतलब इस वाले में ये जो रिटर्न है वो क्या होने वाला है, वाटर, तो वाटर सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब हो जाता है, जब उसके साथ में क्या लग जाता है, एस और एस लग जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, रिटर्न्स हो जाएगा। यहां पे हमने रिटर्न को चेंज करके रिटर्न्स बनाया, इसके पीछे का वजह क्या था कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का होने के पीछे का वजह क्या था कि ये वाला जो सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ था, ठीक है। ये आपके पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 1। तो याद रखेंगे आप लोग कुछ बेसिक बातें जो हम इसके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, इनको भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, by the time next year Ramesh will take his degree, ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है। एक बात ध्यान देंगे आप लोग, अगर बाई वर्ड के साथ में कभी भी फ्यूचर का टाइम आ जाए, फ्यूचर का मतलब समझ रहे हैं, भविष्य का समय दिया गया हो, कोई भी ऐसा समय दिया गया हो जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हो, तो ऐसे केस में याद रखेंगे, ऐसे केस में बनने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कौन से टेंस में बनना चाहिए था, फ्यूचर परफेक्ट में बनना चाहिए था।
अगर बाई वर्ड के साथ में फ्यूचर टाइम दिया गया हो, भविष्य का समय दिया गया हो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक होगा, या परफेक्ट टेंस जो भी होते हैं। देखिए फ्यूचर की बात करें तो दो वर्ड कॉमन है, विल और शैल का यूज जो है वो फ्यूचर के पूरे पार्ट में यूज होना है, चाहे वो सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। हम लोगों ने आपको कुछ सिंपल तरीके बताए थे जिससे आप इन चीजों को बिना रटे भी याद रख सकते हैं। आपको बताया गया था कि जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म से पहले एक ही वर्ब आती है जो कि हैव वर्ब आती है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। बताइए यहां पर जो विल टेक आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए था, विल हैव टेकन हो जाएगा आपके पास, ये आपका जवाब हो जाएगा। कब, जब हम बाय द टाइम के साथ में फ्यूचर का समय दिया गया हो। तो जो सेंटेंस है वो बताइए कौन से टेंस से बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ में हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसीलिए आपका जवाब जो होगा विल टेक की जगह क्या हो जाएगा, विल हैव टेकन हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, इन द अर्ली डेज आई वुड सिट थ्रू मीटिंग्स and frequently have no idea what a presenter was talking with। ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है। देखिए टेंस इज नथिंग बट टाइम। टेंस जो होता है वो और कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम होता है। इसलिए आप लोगों को ये चेक करना है कि सेंटेंस में जो बात की जा रही है वो प्रेजेंट की है या पास्ट की है। अर्ली डेज, अर्ली डेज का मतलब अब से पहले की बारे में बात कर रहे हैं। और वैसे भी इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि वुड जो है वो विल का पास्ट होता है, यहाँ पे वुड जो है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। वुड जो कि मोडाल है, जिसको आप मोडल बोलते हैं। आई वुड सिट थ्रू मीटिंग्स एंड फ्रिक्वेंटली, देखिएगा एंड आपके पास में दिया हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान देंगे कि अगर आपके पास में कभी भी एंड के बाद में तुरंत बाद में मैन वर्ब दिखाई दे जाए, एंड के बाद में अगर कोई मैन वर्ब दिया हुआ हो, तो याद रखेंगे एंड के बाद में यूज होने वाला फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सा होगा, ये डिसाइड करेगा एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आप लोग देख रहे हैं कि एंड के पहले दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर सेकंड फॉर्म है, तो एंड के बाद में भी क्या होना चाहिए, सेम फॉर्म होना चाहिए। पहले थर्ड फॉर्म है तो बाद में भी थर्ड फॉर्म, पहले आईएनजी है मतलब फोर्थ फॉर्म है तो बाद में भी फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। देखिएगा यहां पे वुड दे रखा है आपके पास में, वुड जो है वो पास्ट की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंटली दे रखा है जो कि एडवर्ब है आपके पास में। देखिए वर्ब से पहले वर्ब को मॉडिफाई करने वाला शब्द बोलिए क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। तो हैव जो है वो तो मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्रेजेंट को डिनोट करता है। हम चूंकि पहले वाला पास्ट में बात करके हैं तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। और हैव का पास्ट बताइए क्या होता है, हैड होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इन द अर्ली डेज आई वुड सिट थ्रू मीटिंग्स एंड फ्रिक्वेंटली हैड नो आइडिया व्हाट अ प्रेजेंटर वाज टॉकिंग विद। ये आपके पास में सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में आप लोगों को जो याद रखने वाली बात थी वो क्या थी कि अगर एंड के तुरंत बाद में कोई भी मैन वर्ब आ जाता है तो एंड के बाद में आने वाला जो मैन वर्ब का फॉर्म होगा ये एंड के पहले यूज होने वाला जो भी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। पहले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में भी फर्स्ट फॉर्म, पहले सेकंड और थर्ड है तो बाद में भी थर्ड फॉर्म। अगर आप ये जानना चाहें कि ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है कि एंड के बाद में मैन वर्ब अगर आ जाए तो मैन वर्ब का सेम फॉर्म आना चाहिए जो कि पहले दिया हुआ है। देखिएगा इसके पीछे का कारण क्या है। ये सेंटेंस एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, आई वुड सिट थ्रू मीटिंग्स एंड फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली के बाद वाला पार्ट देखेंगे ऐसा होना चाहिए था, फ्रिक्वेंटली आई हैव नो आइडिया। ऐसा सेंटेंस बनना चाहिए था जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो। हम लोगों के पास पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, आई है। इस दूसरे वाली वर्ब के लिए भी सब्जेक्ट कौन है, आई है। तो हमें इस आई को दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले वाला वाक्य पास्ट में तो ये भी किस में होना चाहिए था, पास्ट में। तो हैव का पास्ट बताइए क्या होता है, हैड होता है। और आपका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए था, है। एंड के बाद में जो फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम आता है उसके पीछे की वजह क्या होती है कि एंड के बाद में दिया गया जो फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ना, वो जो वर्ब है और एंड के पहले यूज होने वाला जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दोनों वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों वर्ब के लिए सब्जेक्ट सेम है इसलिए फॉर्म ऑफ द वर्ब भी सेम होना चाहिए। वुड पास्ट की बात कर रहा था, ये भी पास्ट होना चाहिए था, इसलिए हमने हैव को चेंज करके क्या बना दिया, हैड बना दिया। बोलिए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सेलिब्रेटिंग इट्स 50 लॉन्ग ईयर्स इन द इंडस्ट्री, अ प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल
अनाउंस, देखिए ये जो स्पेलिंग है ये अनाउंस था एक्चुअली, इसको अनाउंस बना देंगे ना। A private channel announce a series of programs at a press conference। ये आपके पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको आंसर बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर, बताइए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेलिब्रेटिंग इट्स 50 लॉन्ग ईयर्स इन द इंडस्ट्री। अब देखिए यहां तक का जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो एक एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो अब प्राइवेट इंटरटेनमेंट चैनल जो है ना, ये आपके पास में क्या है, सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो तो कहां से हुई है, अ प्राइवेट इंटरटेनमेंट चैनल से हुई है। इसका मतलब पहले वाला जो पार्ट है वो इस पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए किसका काम कर सकता है, एक एडवर्बियल फ्रेज का काम कर सकता है। जो भी ऐसा पार्ट, ऐसा कोई भी पार्ट जो कि एडवर्ब का काम करेगा, अगर वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता बताने का काम कर रहा है। आप लोगों ने क्या देखा, सेलिब्रेटिंग इट्स 50 लॉन्ग ईयर्स इन द इंडस्ट्री, ये आपके पास में यहाँ कॉमा नहीं दिया हुआ है। अगर कॉमा दिया होता तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहती। अब प्राइवेट इंटरटेनमेंट चैनल अनाउंस, बताइए ये चैनल बताइए कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। याद रखिए मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो कैसा वर्ब होता है, प्लूरल। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आप एस और एस लगा दे तो ये एस और एस लग जाने से ये वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर। और याद रखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो बताइए अनाउंस वर्ब यूज होना चाहिए था या फिर अनाउंसेज वर्ब यूज होना चाहिए था। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनाउंसेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास इस सेंटेंस में दिया गया जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर। एक बार फिर से देख लेना, सेलिब्रेटिंग इट्स 50 लॉन्ग ईयर्स इन द इंडस्ट्री, अ प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल अनाउंसेस अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये आपके पास सही जवाब हो जाएगा। चेंजेस जो करना था, ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, तो सिंगुलर। अनाउंस फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब होता है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था, वर्ब सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर क्या लगने से बन जाता है, एस और एस। ध्यान देंगे नाउन के साथ अगर आप एस और एस लगा दें तो नाउन बन जाता है प्लूरल। कैसा बन जाता है, प्लूरल। जैसे कि बॉय वर्ब के साथ में, बॉय के साथ में एस लगा दो तो क्या बन जाएगा, बॉयज बन जाएगा, जो कि प्लूरल नाउन है। लेकिन वर्ब के साथ अगर आप एस और एस का यूज कर देते हैं तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे कि गो वर्ब के साथ में एस लगा दीजिए, क्या बन गया ये, गोज। और गोज कैसा वर्ब है, सिंगुलर। और अगर वर्ब सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर सिंगुलर था इसलिए वर्ब के साथ एस लगाना पड़ा। अनाउंसेस आपका सही जवाब हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में दिया हुआ है, आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या एरर। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल। ईच वन ऑफ देम हैज हैव हिज शेयर ऑफ जॉय एंड सोरो। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि क्या हैज नाम का कोई शब्द होता है क्या। नहीं, हैज नाम का एक्चुअली कोई शब्द होता ही नहीं है। हैड नाम का कोई शब्द होता है क्या अलग से, क्या कोई इंडिपेंडेंट वर्ड है क्या, नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है एक्चुअली। देखिए हैव और हैज वर्ड होते क्या है, देखिए हैव नाम का एक वर्ब होता है जो कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। ध्यान से देखेंगे, हैव नाम का हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। हैव कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब उसके बाद में किसका यूज हो जाए, मेन वर्ब का। और हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है तो इसके बाद में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। लेकिन हैव जब मेन वर्ब होता है तो इसके 3 यूज होते हैं, खाना, पीना और रखना। ध्यान देंगे आप लोग, 3 यूज होते हैं मेन वर्ब के रूप में। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, एक सेंटेंस बना दूं, तो यहां पे डन अगर मेन वर्ब है तो हैव बताइए क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम तब करता है जब उसके बाद में क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए। ये मेन वर्ब है तो हैव हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस बना देता हूं, आई हैव अ पेन, देखिएगा इस वाले सेंटेंस में हैव के बाद में ए आर्टिकल है, पेन नाउन है, इसका मतलब ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक्चुअली क्या है, मेन वर्ब। और जब भी ये मेन वर्ब होता है तो इसके 3 यूज होते हैं, खाना, पीना और रखना। और याद रखेंगे हैव और हैड नाम के कोई शब्द अलग से नहीं होते हैं। हैव जो होता है ना वो उसके साथ में ऐसा लगने से ही क्या बनता है, हैज। और हैव का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, हैड होता है।
मतलब हैव नाम का कोई अलग से शब्द नहीं होता है। हैज जो होता है वो एक्चुअली हैव के साथ एस लगने से ही बना हुआ शब्द है। अगर हैज कोई इंडिपेंडेंट वर्ब होती तो जाहिर सी बात है, अगर ये मेन वर्ब होती तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगना चाहिए था, जबकि हम लोग ऐसा कोई वर्ब नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये कोई शब्द है नहीं। एक्चुअली ये हैज शब्द किससे मिलकर बना है? हैव के साथ एस लगने से बना है। अब देखिएगा पहले वाले सेंटेंस में एक चीज ध्यान देना कि अगर हैज और हैव के बाद में कभी भी हैज और हैव जो होते हैं वो जब भी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, तो इसके बाद में मेन वर्ब का एक्चुअली कौन सा फॉर्म आना चाहिए? थर्ड फॉर्म आना चाहिए। इस वाले सेंटेंस में देखें ईच बताइए, ईच वन ऑफ देम की जब बात कर लेते हैं, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव से हो जाए, मतलब ईच से शुरू हो जाए कोई भी सेंटेंस, चाहे वो ईच हो, एवरी हो, आइदर हो या नाइदर हो, तो याद रखना ऐसे केस में हमेशा वर्ब कैसा आता है? सिंगुलर। ईच से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए। हैज कैसा वर्ब है? सिंगुलर। देखिए आप लोगों ने अगर अब से पहले की वीडियोस नहीं देखे तो एक बार जरूर उनको देखिएगा, वहां पे हमने बहुत सिंपल तरीके डिस्कस किए। किसी भी वर्ब को अगर याद रखना हो तो उसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जिस वर्ब के लास्ट में एस लगा हो समझ जाओ वर्ब कैसा है? सिंगुलर। और वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो होते हैं उसके साथ में हमेशा वर्ब बताइए कैसा लगाते हैं अपन? ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर या ईदर जिसको बोलते हैं, ये नाइदर, नीदर, इनके साथ में यूज होने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा बताइए कैसा वर्ब होता है? सिंगुलर। तो इसका मतलब हैज यहाँ पे सही है। लेकिन हैज और हैव के बाद में अगर मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। और अभी हम बात करके आए थे कि हैव जो होता है वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बताइए क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ पे हैव ना होकर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था? हैड होना चाहिए। बोलिए समझ में आया कि? क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिएगा, Perhaps you don't know I am owning a farmhouse besides 2 bungalows। देखिएगा इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो perhaps जो है वो आपके पास में एक एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, और ये नो जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा कोई भी ऐसा शब्द जो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने का काम करे तो वो आपके पास में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में अगर देखें तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट लगा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई एम ऑनिंग, देखिएगा आप लोग यहां से देखिएगा OWN जो वर्ब आपको दिखाई दे रहा है ना, इस वर्ब के साथ हम वर्ब की कौन से फॉर्म का यूज नहीं करते? ING फॉर्म का यूज नहीं करते। ये सारी बातें मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हम पढ़ के आए थे तब बताया था आपको कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको हम स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। ये वर्ब कौन कौन सी है? लव, लाइक, हेट, वांट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट, इमेजिन, प्रेफर, ऑन, नोटिस, इमेजिन, ये सारी वो वर्ब हैं जिनके साथ ING नहीं लगता। याद रखें ऑन वर्ब जो होता है उसके साथ हम ING का यूज नहीं कर सकते हैं, हालांकि इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म ED लगाकर हम बना सकते हैं, लेकिन ING फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और होता है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ये वर्ड होता है ओइंग। ओइंग वर्ड के साथ में टू यूज होता है और ये याद रखना ये एक प्रेपोजिशन होता है। इट इज इक्वल टू ड्यू टू होता है और इसका हिंदी मतलब जो होता है वो के कारण होता है। तो आप लोग यहां से ध्यान रखेंगे कि ओइंग टू हो सकता है लेकिन ऑनिंग नहीं हो सकता है। ऑनिंग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओइंग टू तो आपके पास में एक प्रेपोजिशन और ऑनिंग क्या है? एक वर्ब है। अगर वर्ब है तो हम आई एम ऑनिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जब भी ये जो वर्ब अभी हमने बात की है, ये आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी जाकर ये वर्ब्स चेक कर सकते हैं। याद रखना इन वर्ब्स के साथ हम ING फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, और ING फॉर्म का जो यूज होता है ना वो दो ही प्रकार के टेंस में होता है, या तो कॉन्टिन्यूअस में और या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हमारे लिए सवाल ये है कि अगर हम इन वर्ब्स के साथ में ING का यूज नहीं कर सकते तो फिर इस सेंटेंस को सही करने का तरीका क्या होगा? सही करने का तरीका ये होगा कि जो वर्ब हमने बात की है जिनके साथ हम ING का यूज नहीं करते हैं, अगर सही करना है तो आप उन वाक्यों को बदलकर कौन से टेंस में लिख दीजिए, उसी टेंस के इंडेफिनिट या सिंपल में चेंज कर दीजिए, और अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में चेंज कर देना? परफेक्ट में चेंज कर देना। ये इसको सही करने का तरीका है। वैसे अगर हम यहां से बात करते तो हमारे पास सीधा जवाब ये था कि इसके सेकेंड पार्ट में एरर है, आई एम मॉर्निंग वाले पार्ट के अंदर एरर है, लेकिन हमारे लिए सवाल ये भी है कि सेंटेंस को हम सही कैसे करेंगे। देखिए सही करने का तरीका क्या हो जाएगा?
आई एम ऑनिंग है, आई जो होता है वो प्रेजेंट में प्लूरल होता है और इसका सही जवाब क्या हो जाता, आई ओन अ फार्म हाउस बिसाइड्स टू बेंगलोज। याद रखना बिसाइड्स नाम के दो शब्द होते हैं, एक तो होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। देखिएगा बिसाइड जो होता है वो प्रेपोजिशन होता है और बिसाइड्स जो होता है वो आपके पास कंजक्शन हो जाता है। बिसाइड्स का हिंदी मतलब हो जाता है के अलावा और बिसाइड का मतलब हो जाता है नजदीक। बिसाइड का मतलब क्या हो जाता है, नजदीक। तो यहाँ पे वो कह रहा है फार्म हाउस के अलावा की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बिसाइड्स टू बंगलोज। ये आपके पास में सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आपके पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। अगला बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या एरर है, ये आपको देखना है और बताना है। Our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको एरर बताना है। चलिए हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। आर हिस्ट्री बताइए क्या है, आपके पास में सब्जेक्ट है क्या या ऑब्जेक्ट है, वो चेक करेंगे। कैन बी सीन, बी वर्ब जो होती है, ध्यान दीजिएगा, बी वर्ब के बाद में अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए, बी वर्ब के बाद में अगर आईएनजी फॉर्म आ गया तो दिया गया वाक्य एक्टिव में होगा, और थर्ड फॉर्म आ जाए तो वाक्य किस में होगा, पैसिव में होगा। चाहे वो इजारा में है, वोजवर है या बी है। बी वर्ब के बाद में सीन आ गया, इसका मतलब वाक्य पैसिव में है, और पैसिव में है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री सब। मोडाल को पैसिव में चेंज करने का तरीका होता है मोडाल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। Our history can be seen as a long evolutionary dialectical development in which there, देखिएगा अगला पार्ट जो हमें समझना है, देयर जो होता है वो आपके पास में क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। और जब भी देयर वाक्य की शुरुआत में आ जाता है तो ऐसे केस में इन्वर्जन लग जाता है। आगे चल के हम एडवर्ब नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, तब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल समझेंगे कि देयर के बाद में जो वर्ब आएगा, ये वर्ब जो आएगा ये इसके बाद में यूज होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। किसी भी सेंटेंस में वर्ब को डिसाइड करने में कम से कम किसका हाथ नहीं होता है, देयर का हाथ नहीं होता। देयर जो होता है वो एक प्लेस ऑफ एडवर्ब है। अगर मैं बनाऊं देयर इज अ बॉय, तो यहां पर आपने क्या देखा, बॉय सिंगुलर नाउन था इसलिए मैंने क्या लगा दिया, और यहां पर मैं चाहूं तो देयर आर मैनी बॉयज, ऐसा भी लिख सकता हूं। यहां पे इस बार बॉयज प्लूरल नाउन था इसलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया, प्लूरल। कहने का मतलब कि देयर के बाद में आने वाला जो वर्ब है ना, उस वर्ब को डिसाइड करने का काम करेगा उसके बाद में यूज होने वाला नाउन। इसका मतलब अ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। यहां पर आप लोग देख रहे हैं ए आर्टिकल लगा हुआ है, क्या आर्टिकल ए लगा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और हैव जो है वो आपके पास में कैसा वर्ब है, प्लूरल। हमें चाहिए सिंगुलर, जवाब हो जाएगा आपके पास में हैज। हैज आपके पास में क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हैव के स्थान पे हैज बीन अ पेनस्टेकिंग फॉर्जिंग फॉर रैशनल एंड मॉरल सेल्फ, ये आपके पास में सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, बोलिए समझ में आया कि नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। We request you to study the proposal carefully and submitted your recommendation at your earliest convenience। ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है। जवाब आपके लिए बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को। आपसे पहले भी हम लोग बात करके आए हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एंड, और यहाँ पर देखिए मेन वर्ब दिखाई दे रहा है। आपको बता चुके हैं कि एंड के तुरंत बाद में, इफ एंड इज फॉलोड बाय अ वर्ब, एंड के बाद में अगर कोई वर्ब आ जाता है तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ द वर्ब यूज्ड बिफोर एंड। अगर इससे पहले प्रेसिडेड वर्ब जो है, एंड से प्रेसिडेड वर्ब जो है वो अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में भी फर्स्ट फॉर्म, पहले अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म है तो बाद में भी क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इसके पीछे का वजह क्या है वो आप जानना चाहें तो और देख सकते हैं अच्छे से। देखिए सेंटेंस क्या होना चाहिए था, We request you to study the proposal carefully and के बाद में सेंटेंस होना चाहिए था we request you to submit। देखिए सेंटेंस कैसा बनना चाहिए था, we request you to submit, ऐसा बनना चाहिए था ये सेंटेंस। अगर हम इस सबमिट वर्ब की जगह देखें तो ये सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सेंटेंस होना चाहिए था वी रिक्वेस्ट यू टू स्टडी द प्रपोजल केयरफुली एंड वी रिक्वेस्ट यू टू सबमिट। आप लोगों ने क्या देखा कि वी सब्जेक्ट पहले यूज हो चुका है, दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट वर्ब का यूज पहले कर चुके हैं, ये भी आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। यू ऑब्जेक्ट का यूज हो चुका है, ये भी आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है।
अब आपके पास में क्या रह जाता है, टू का यूज करने की भी जरूरत है। अब आपके पास में सीधा क्या रह जाता है, सबमिट रह जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए था, एंड सबमिट। क्या हो जाता, एंड सबमिट हो जाता आपका यहां से। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टडी द प्रपोजल केयरफुल एंड सबमिट योर रिकमेंडेशन। वैसे भी ये सेंटेंस जो है वो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को शुरू करते हैं, एंड के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपके पास में जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में। अ ईयर आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सो स्टूडेंट्स फ्रॉम द बेस्ट बी स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, कॉमा अ सर्वे ऑन मैनेजमेंट एजुकेशन दिस ईयर। अब देखिएगा इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, अ ईयर आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सो वर्ब है क्या आपके पास में, ये आपके पास में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। स्टूडेंट्स फ्रॉम बेस्ट बी स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, कॉमा अ सर्वे ऑन मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब। यहां तक ये सेंटेंस बन गया। अब ये देखिएगा, ये सर्वे जो है वो आपके पास में नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, मैनेजमेंट नाउन है, मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो नाउन है, और दिस ईयर जो है वो आपके पास में समय को बता रहा है, तो प्रोबेबली ये नाउन है यहाँ पर तो, लेकिन वैसे जो टाइम होता है उसको हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। अब देखिएगा थ्रॉन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहां पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा था, सेकंड फॉर्म। देखिएगा कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो आज तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे नोटिस वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म भी नोटिस्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, नोटिस्ड होता है। आज तक हमें ये बात समझ में नहीं आई कि हम सेकंड और थर्ड फॉर्म को डिसाइड कैसे करेंगे, कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। याद रखें, जब भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो उससे पहले क्या आना जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, और अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा तो उससे पहले क्या नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। थ्रॉन यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, कम से कम हेल्पिंग वर्ब के बाद आना चाहिए था, और या फिर हम थ्रो की सेकंड फॉर्म जो है वो कौन सा यूज करते, थ्रू यूज करते। ये आपका सही जवाब हो जाएगा, THREW, थ्रू जो है वो आपका सही जवाब। वजह कि यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था, पास्ट में था, ये भी पास्ट में होना चाहिए था। कम से कम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं था, या तो हम इसको हेड थ्रोन बना सकते थे या फिर क्या बना देते, थ्रू बना देते। तो पहला पास्ट में था, इसको हम सेकेंड फॉर्म के साथ ही क्या बना दिया, इसको थ्रू बना दिया। Since his arrival in India, he is visiting as many villages as he can to acquire a first-hand knowledge of rural India. ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग किसी भी सेंटेंस में, देखो ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, आपसे पहले के जो वीडियो है उनको आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंस से फॉर के साथ में हम समय का यूज करते हैं, ध्यान देंगे, सिंस और फॉर के साथ में अगर समय का यूज किया जा रहा है तो दिया गया जो टेंस है वो कौन कौन सा हो सकता है, ध्यान देंगे। नंबर एक बात, ऐसे केस में अगर दिया गया टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है तो सिंस और फॉर के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, हम समय का यूज करते हैं। इसके अलावा हम कौन से टेंस में यूज कर सकते हैं, परफेक्ट टेंस में। ध्यान देना, ये एक नई बात है आपके लिए, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिंस और फॉर के साथ में समय का यूज जो है ना वो कौन से टेंस में यूज होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो परफेक्ट टेंस में भी सिंस और फॉर का यूज कर भी सकते हैं और ना भी करें, दोनों ही केस में सही होता है। मतलब परफेक्ट टेंस का यूज जो होता है वो सिंस और फॉर के साथ यूज हो भी सकता है और ना भी हो, दोनों ही केस में सही होगा। लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना रहे हैं तो आपके पास समय और समय का प्रयोग करना क्या होगा, जरूरी होगा, मतलब कंपलसरी होगा। यहाँ पे आपके पास में सिंस हिज अराइवल इन इंडिया दे रखा है, ही इज विजिटिंग होना चाहिए था या फिर ही हैज बीन विजिटिंग होना चाहिए था, क्योंकि समय दे रखा है। अगर आपके पास में समय दे रखा है, देखिए कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस यही होता है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखना जरूरी होता है, समय, टाइम लिखना जरूरी है, किसके साथ में, सिंस और फॉर के साथ में, जबकि इसमें क्या नहीं लिखा जाता, समय। यहां समय का यूज था इसलिए हम लोगों ने इज विजिटिंग को क्या बना दिया, हैज बीन विजिटिंग बना दिया। बोलिए समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके पास में दिया हुआ है। द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत ध्यान से पढ़ना, देख लीजिएगा। ये वैन शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है ना,
और इसके बाद में ये वर्ब दिखाई दे रहा है। देखिए हिट नाम का जो वर्ब होता है ना, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है, क्योंकि देखिए हिट जो है वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी हिट होगा, सेकंड फॉर्म के रूप में भी हिट होगा और थर्ड फॉर्म के रूप में भी हिट। कम से कम यहाँ पे हिट थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि आपको पता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो कम से कम किसके बाद में आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। चूंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब हिट थर्ड फॉर्म नहीं है। अब बची हुई पॉसिबिलिटीज क्या है? या तो ये फर्स्ट फॉर्म है या ये सेकंड फॉर्म है। देखिए वैक्सीन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो ये हिट ना होकर क्या होना चाहिए था? हिट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हिट्स होना चाहिए था। और दूसरी चीज हम लोगों को क्या चेक करना है कि देखिए अगर आपको इसको हिट्स बना दे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, और अगर आप इसको, इस पार्ट में तो एरर है ही है। अब अगर इसको मैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मान लेता हूं तो फिर यहां पर इज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसका प्रयोग होना चाहिए? वोज का प्रयोग होना चाहिए था। अब आप लोगों के मन में सवाल ये हो सकता है कि हमने इस हिट को हिट्स क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हिट्स बनाते तब भी सेंटेंस क्या हो सकता था? सही हो सकता था। देखिएगा ये एक बड़ा कंसर्न होता है एक स्टूडेंट के मन में कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको दो एरर दिखाई देंगे, या तो हम इसके अकॉर्डिंग इस पार्ट में एरर कर दें या फिर बाद वाले के अकॉर्डिंग पहले वाले। देखिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ऑलवेज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जब भी लैंग्वेज को लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। हमारे लिए जरूरी होता है पहले वाले को हम सही माने और उसके अकॉर्डिंग बाद वाले में चेंज करें। अगर हम लोगों को पहले वाले को सही मानकर और बाद वाले में चेंज करने के बावजूद सेंटेंस गलत होता तो फिर हम पहले वाले में आकर चेंज करते, लेकिन यहां पर हम पहले वाले को सेकंड फॉर्म और बाद वाले को इज को क्या बना देते हैं? वोज बना देते हैं। क्योंकि एक वाक्य पास्ट में है तो दूसरा भी किस में होना चाहिए? पास्ट में। बोलिए समझ में आया क्या? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। When a group of teenagers visited the entertainment center, little did they know that their outing will lead them to a hospital. देखिएगा, when एडवर्ब है आपके पास में, ग्रुप ऑफ टीनेजर्स विजिटेड आपके पास में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सेकंड फॉर्म। द एंटरटेनमेंट सेंटर ये आपके पास में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लिटिल शब्द जो है एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए हम लोग लिटिल डिड दे नो, और यहां पर हम लोगों ने लिटिल वर्ड के कारण इन्वर्जन लगाया। इन्वर्जन का मतलब वर्ब पहले लगाया, सब्जेक्ट बाद में लगाया। लिटिल डिड दे नो दैट कंजक्शन है यहाँ पे। देयर आउटिंग आपके पास में यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, आउटिंग जिसमें आईएनजी फॉर्म है, और देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। ये आपका क्या हो जाएगा? दैट क्या हो जाएगा? कंजक्शन। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन आपने क्या देखा कि ऊपर वाला वाक्य अगर पास्ट में है तो ये वाला फ्यूचर में नहीं हो सकता, फिर किस में होना चाहिए? पास्ट में। पहले वाले में विजिट का सेकंड फॉर्म विजिटेड दे रखा है ना, तो बाद वाले में भी क्या होना चाहिए था? पास्ट होना चाहिए था। अब चूंकि इसमें मोडाल का यूज किया गया तो मोडाल को विल का पास्ट बताओ क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और ये सेंटेंस चेंज होकर क्या बन जाएगा? विल को हम वुड बना देंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाला वाक्य किसमें दिया हुआ था? पास्ट में दिया हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा। द इंटेरोगेशन मेड बाय हिम हार्डली यील्ड। देखिएगा ये इंटेरोगेशन आपके पास में सब्जेक्ट है, मेड बाय हिम ये आपके पास में ऑब्जेक्ट हो गया, हार्डली शब्द एडवर्ब है, और ये यील्ड शब्द जो है ना वो मेन वर्ब है। अब एक बात बताइए कि ये जो यील्ड वर्ब है ये किसके लिए यूज हो रहा है? इस वाले सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, इंटेरोगेशन के लिए यूज हो रहा है। इंटेरोगेशन बताइए कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अगर आपके पास में दिया गया सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। जबकि ये जो यील्ड वर्ब है ये तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हमेशा कैसा वर्ब होता है? प्लूरल वर्ब है। तो आपको क्या चाहिए? इसको सिंगुलर बनाना है। सिंगुलर बनाना है तो बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था? यील्ड्स होना चाहिए था। ऐसा लग जाएगा यहाँ पे, यील्ड्स टू एनी कॉन्क्रीट कंक्लूजन अबाउट द क्राइम। ठीक है। और अगर हम इसको पास्ट की बात कर लेते हैं, अगर ये पास्ट में दे रखा है, कम से कम एरर है उसमें, ये बात तो समझ रहे होगे। मेड बाय हिम ये पास्ट की इंसिडेंट बता रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे यील्ड्स का यूज नहीं करेंगे, अब हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मेड दिया हुआ है जो कि पास्ट की बात कर रहा है। तो देखिए अब हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं? सेकंड फॉर्म लगाकर इसको यील्डेड में चेंज कर सकते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि इंटेरोगेशन मेड बाय हिम, उसके द्वारा जो इंटेरोगेशन किया गया ये मुश्किल से किसी कॉन्क्रीट कंक्लूजन के ऊपर पहुंच पा रहा है जो उस क्राइम को लेकर बात हो रही है उसके ऊपर।
तो आप लोगों को क्या पता चला कि हमारे लिए कम से कम सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब या तो सेकंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगना चाहिए था। यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म था, इसका मतलब इसमें एरर था। ये पास्ट इंसिडेंट है तो इसको हम चेंज करके किसमें लिख देते हैं, इल्डेड में। अदरवाइज ये प्रेजेंट होता तो किसमें चेंज कर सकते थे, इल्ड्स में चेंज कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। No one has heard anything about him since he left India for good. ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ। No one heard मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, याद रखें। इसमें भी कई बार क्वेश्चन बनता है। देखिए हियर जो होता है ना वो फर्स्ट फॉर्म होता है। जनरली जो सेकंड फॉर्म बनाते हैं वो ईडी लगाकर बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या लग के बनता है, डी लग के। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है। सिंस के बाद में क्या दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। देखिएगा एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास में सिंस के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया हुआ है तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो प्रोबेबली कौन से सेंटेंस से बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाता है। किसे बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। पर कम से कम किस में नहीं बनेगा, कम से कम पास्ट इंडेफिनिट में तो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि सिंस और फॉर के साथ में टाइम आ जाए तो दिया गया वाक्य या तो परफेक्ट में होना चाहिए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये सिंस के बाद में जो पास्ट इंडेफिनिट है ये एक्चुअली यहां पर किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो बताइए यहाँ पे हर्ड होना चाहिए या नो वन हैज हर्ड होना चाहिए। परफेक्ट टेंस में किसका प्रयोग कर देंगे, हैज हर्ड का यूज कर देंगे। बोलिए समझ में आया। सिंस और फॉर के साथ में समय आ जाए, ध्यान देंगे आप लोग। अगर आपके पास में इसको और डिटेल में समझना हो तो देखिए सिंस और फॉर के साथ में समय आ जाए तो कौन सा टेंस नहीं यूज हो सकता है ये समझ लीजिएगा। ना ही तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं और ना ही हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस समझ रहे, कोई भी कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। अगर सिंस और फॉर के साथ में टाइम आ गया, किसका यूज कर सकते हैं, परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी यूज कर सकते हैं। इनका यूज किया जा सकता है लेकिन इनका यूज नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाता है आपके पास, गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं। इवन दो द एक्सचेंज, देखिएगा इवन दो शब्द जो आपके पास में दे रखे हैं, वाक्य के शुरुआत में दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो यूज हो सकता है, या तो वो एडवर्ब होगा या फिर कंजक्शन यूज होगा। यहाँ पे द एक्सचेंज जो है वो आपका सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अब आपने देखा अट्रैक्ट मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बताइए क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट है तो अट्रैक्ट्स होना चाहिए था, और अगर आगे पास्ट दे रखा है तो फिर अट्रैक्टेड हो जाएगा। इवन दो द एक्सचेंज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑल दोज प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन, द इंस्पेक्टर कंटिन्यूड हिज टायरेड अगेंस्ट द गर्ल। अब देखिएगा अट्रैक्ट है, यहां पे पास्ट की बात कर रहा है तो अगले वाला सेंटेंस, ये सेंटेंस भी किसमें बना सकते हैं अपन, अट्रैक्टेड बना सकते हैं, ईडी लगा के सेकंड फॉर्म में लगा के बना सकते हैं। तो इवन दो द एक्सचेंज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ ऑल दोज प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन, द इंस्पेक्टर कंटिन्यूड हिज टायरेड अगेंस्ट द गर्ल। आप चाहते तो इसको वैसे भी आंसर कर सकते थे कि कम से कम मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो यूज नहीं होगा, या तो हम क्या यूज कर सकते थे, यहाँ पे अट्रैक्ट्स यूज कर सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर प्रेजेंट की बात करते तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब के साथ क्या लगना चाहिए था, एस, और अगर पास्ट की बात करते तो क्या यूज कर देते, अट्रैक्टेड। पर कम से कम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दिया हुआ है। दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। देखिएगा जब भी हम टाइम की बात करते हैं, देखिएगा सबसे पहली बात तो एक बात समझिएगा कि टाइम्स मेमोरियल नहीं होता, क्या होता है, टाइम मेमोरियल होता है। ठीक है, और चूंकि यहां पे समय का यूज किया गया है तो सिंस का यूज और किया गया है। पहले देखते हैं सिंस का यूज सही है गलत है। पहली बात तो ये टाइम्स मेमोरियल नहीं होता, तो सबसे पहले तो आप इसको हटा दीजिए, मतलब इस पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में ऐसा नहीं लगेगा। अब दूसरी बात समझिए कि टाइम इमेमोरियल जो वर्ड होता है उसके साथ हम कौन सा सिंस लगाते हैं या फोर लगाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये मेमोरी वर्ड से मिलकर बना हुआ है। मेमोरी वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, जैसे मैं बोलता हूं कि मुझे जब से याद है तब से ऐसा चल रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि जब से मुझे याद है तब से ही ऐसा चल रहा है, हो सकता है उससे पहले से ऐसा चल रहा हो। तो याद रखें टाइम इमेमोरियल जो वर्ड होता है वो ना तो किसको डिनोट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है, और ना ही किसको बताता है, पीरियड को बताता है।
मतलब समय अवधि को बताता है। देखिए अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो मैं सिंस लगा देता हूं। अगर आपके पास में समय अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम या जिसको पीरियड बोलते हैं उसके लिए यूज होता तो मैं क्या लगा देता, फॉर लगा देता। लेकिन दोनों ही नहीं है तो इसके लिए सही जवाब क्या होना चाहिए था, इसका फ्रॉम होना चाहिए था। जनरली बुक्स के अंदर सिंस आपको देखने को मिलता है जो कि अपने आप में अप्रोप्रिएट नहीं है। वजह क्योंकि ना तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम है और ना ही पीरियड दिया हुआ है। तो इसमें दो चेंजेस होने चाहिए थे, यहां पर फ्रॉम होना चाहिए था और दूसरी बात टाइम्स इमेमोरियल ना होकर क्या होना चाहिए था, टाइम इमेमोरियल। ये वाक्य परफेक्ट टेंस में, और जैसा कि हम बात कर चुके हैं परफेक्ट टेंस में भी हम लोग जो है वो समय का यूज कर सकते हैं, सिंस और फॉर का यूज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए डायरेक्शंस की बात करते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव टू ब्लैंक्स, ईच ब्लैंक इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड, चूज सेंटेंस एज होल। आपके पास में देखिए ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। इन एग्जांपल्स में दो फिलर दे रखे हैं, दो खालिस्तान दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि इन सेंटेंसेस के जो भी दो फिलर दे रखे हैं वहां पर कौन सा वर्ड यूज होगा। चलिए बात करते हैं। इंडिजीनियस प्रिंट्स मेड एंड, जैसे ही मेड के बाद में एंड आया, मेड मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये बात समझ में आ गया कि कम से कम इसके बाद में मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म आएगा। और सेकंड फॉर्म आएगा तो कम से कम आपका ई आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एंड के पहले दिया गया फॉर्म और एंड के बाद में दिया गया फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होना चाहिए था, सेम। चूजन जो होता है वो कम से कम मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, चूज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आपके पास में चोज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है आपके पास, चोजन। तो हमने सीधा सा देख लिया कि कम से कम ई तो हमारा आंसर होने वाला नहीं है। एंड बाय नॉन इंडिजीनियस मास्टर प्रिंटर्स हैव ऑलवेज बीन कंसीडर्ड, देखिए यहां पे आई और लगा देंगे, ये कंसीडर्ड है आपके पास में, कंसीडर्ड एज ग्राउंड इन द ऑस्ट्रेलियन आर्ट मार्केट। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है। प्रिंट्स के बारे में बात कर रहा है। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहले अपन कुछ वर्ब हैं जो आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज करती हूँ, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रे वर्ड जो होता है ना, स्ट्रे इसका मतलब भटकना होता है। स्ट्रे जो वर्ब होता है ना इसका मतलब भटकना होता है। स्प्लेड जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, स्प्लेड वर्ड का मतलब होता है टेढ़ा, तिरछा, या फिर जो मतलब जिसका कोई शेप ना हो उसके लिए स्प्लेड वर्ड यूज होता है। ठीक है, और तो सिंपल वर्ड है। डोमिनेट का मतलब अधिकार क्षेत्र होता है, जैसा कि आप बात कर चुके हैं कि ये तो अपना आंसर ही नहीं है तो इसका तो ज्यादा मतलब रह नहीं जाएगा। और कंटेस्टेड जो वर्ड होता है ये आप समझ रहे हैं, ये जो होता है किसी भी प्रतिस्पर्धा के लिए यूज होता है, राइवलरी के लिए यूज होता है ना। ये प्रतिस्पर्धा के लिए मतलब राइवलरी के लिए यूज होता है। इफेक्टिव आपको पता ही है, प्रभावी होता है। चलिए बात करते हैं। इंडिजीनियस प्रिंट्स मेड एंड प्रिंटेड, स्प्लेड और एडिशन। मुझे एक बात बताइए, प्रिंट्स मेड क्या होगा? ये प्रिंट की बात कर रहा है, मेड की बात कर रहा है, तो प्रिंट्स जो है वो तो ऑलरेडी बनाए गए मतलब क्या किए गए, प्रिंट किए गए। अरे प्रिंट्स जो उसने ऑलरेडी नाउन के रूप में क्या दिया हुआ है, प्रिंट्स दिया हुआ है क्या, प्रिंट्स मेड। प्रिंट्स के लिए मेड वर्ब यूज हुआ है, इसका मतलब ये प्रिंट्स को जब बनाया जाता है तो क्या किया जाता होगा, प्रिंट यूज किया जाता होगा। इसका मतलब उसने ऑलरेडी आपको ये बताना चाहा है कि आप कम से कम कौन सा वर्ब यूज मत कीजिएगा, प्रिंटेड वर्ब यूज मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने प्रिंट वर्ब का यूज किया गया। ये आपके पास में कम से कम आपका जवाब नहीं होगा। किसको ध्यान में रखें, मेड को ध्यान में रखें, हमने सेंटेंस को बनाया। अब चलते हैं, स्प्लेड, सॉरेन, सेलेक्टेड और एडिशन्ड। एडिशन जो होता है इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, संस्करण होता है। एडिशन जानते हैं आप लोग कि एडिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेड एंड, आगे चेक करते हैं। बाई, अब बाई वर्ड की यूज करते हैं तो सेलेक्टिव वर्ब यूज होगा, स्प्लेड वर्ड यूज होगा या एडिशन वर्ड यूज होगा। देखिए प्रिंट की बात करता है तो प्रिंट जो होता है उसका तो संस्करण हो सकता है। अरे प्रिंट वर्ड के लिए टेढ़ा या भटकने वाली जैसी कोई बात तो यूज होगा नहीं, क्योंकि यहां पे ऐसी कोई बात नहीं की गई। यहां पे एडिशन की बात की गई है तो ना तो सेलेक्टेड वर्ड यूज हो सकता है, ना ही स्प्लेड यूज होगा, ना ही प्रिंटेड तो यूज हो ही नहीं सकता था। इसलिए हम पहला तो ऑप्शन हटा ही चुके, पहला और पांचवा हटा चुके थे, बचे हुए तीन ऑप्शन थे। सेलेक्टेड जिसमें से स्प्लेड वर्ड का मतलब टेढ़ा होता है या बेढंगा होता है, यहाँ पे बेढंगे किसी चीज को बनाने की बात नहीं कर रहा है। अब आपके पास में बचे ऑप्शन सी और डी था, सेलेक्टेड और एडिशन। अब दोनों को चेक कर लेते हैं। इंडिजीनियस प्रिंट्स मेड एंड एडिशन
made and addition by non-indigenous master printers. Printers have always been considered as ground in the Australian art of market. तो बताइए इफेक्टिव की बात कर रहा है, ये कंटेस्टेड प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है, ये प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है कि ये जो क्या चीज की बात कर रहा है, ये प्रिंटर्स जो है ना, ये कौन से वाले ग्राउंड के अंदर, ऑस्ट्रेलियन आर्ट के अंदर ये किसका केंद्र माना जाते हैं, किसका कारण माना जाते हैं, प्रतिस्पर्धा का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रिंटेड आपका आंसर नहीं हो सकता था, चूजन हमने वर्ब के आधार पे चेंज कर दिया, स्प्लेड यूज नहीं हो सकता था, सिलेक्टेड और इफेक्टिव यहाँ पे जो है वो सुटेबल वर्ड नहीं है आपके पास में। प्रिंट्स की बात कर रहा है तो एडिशन होना चाहिए था, आप अकेले एडिशन के आधार पे भी आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 के ऊपर। मार्केट करेंसीज इन जनरल हैव सीन अ वीक ट्रेंड ऑन अकाउंट ऑफ अ रिसेंट डैश इन द ट्रेड फंक्शन बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड अ फर्म ट्रेंड इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल होना चाहिए था यहाँ पे, देखिएगा इसका स्पेलिंग CRUDE होना चाहिए था, क्रूड ऑयल। अब देखिएगा आपके पास में ये आपके पास में जवाब दिया हुआ है। अगर हम इन सारे वर्ड्स की बात करें, अगर वोकैब को लेकर अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई मुश्किल वर्ड होगा आपके पास। डेवलप्ड वर्ड आप जानते हैं, विकसित जिसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फेडिंग जो है वो कोई भी ऐसी चीज है, डिमिनिशन का मतलब होता है कमी होना किसी भी चीज में, डिम होना, कमी होना, गिरावट होना किसी भी चीज में। फेडिंग का मतलब भी आपके पास में ये हो जाता है जिसमें किसी भी चीज का जो यूज है उसका धीरे धीरे कम होना, दैट इज कॉल्ड फेडिंग। अमर्जिंग का मतलब बढ़ना होता है, एस्केलेटिंग का मतलब बढ़ना होता है, एस्केलेशन का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना होता है। एमिनेट का मतलब कम करना, एबेटिंग जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब जो यूज है वो भी किसी चीज के लिए कैसे यूज होता है, जब किसी भी चीज में किसी भी चीज की कमी होना तब के लिए यूज होता है। अब डेवलपिंग सब्लिमेशन दिखाई दे रहा है, सबलिम किसको बोलते हैं, जो उच्च स्तर होता है उसके लिए यूज करते हैं, सबलाइम जिसको बोलते हैं आप लोग। अब सेंटेंस को देख लेते हैं हम। अगर आपको यहां से मार्केट करेंसीज इन जनरल हैव सीन अ वीक ट्रेंड, देखिएगा हैव सीन अ वीक ट्रेंड ऑन अकाउंट ऑफ अ रिसेंट डैश इन द ट्रेड फ्रिक्शन बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड अ फर्म ट्रेड इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है ना, ये देखिए मजबूती की बात कर रहा है, फेम वर्ड की बात कर रहा है। फेम का मतलब मजबूत होना, मतलब अच्छा होना किसी भी चीज के बारे में या बढ़ना उसके बारे में बात कर रहा है। फेम का मतलब यहाँ पे जो भी ट्रेंड है, प्राइस का जो ट्रेंड है क्रूड ऑयल का, वो क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो प्राइसेस बताइए कम होंगे या बढ़ेंगे, मतलब फेड होंगे या इमिनेट होंगे या एमर्जिंग होंगे। एमर्जिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई मार्केट करेंसीज। तो यहाँ पे अगर ये फिर्म वर्ड जो है ना वो आपके सारे सेंटेंस का जवाब है। फिर्म का मतलब मजबूत होने से क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाकी जो चीजें हैं उनके अंदर भी एस्केलेशन आएगा, उनके अंदर भी चीजें बढ़ेंगी, एमर्ज होंगी। तो आपके पास में सही जवाब क्या हो जाता, फेडिंग नहीं हो सकता था, नहीं कमी की बात कर रहा है, ये वर्ड नहीं यूज हो सकता था आपके पास में। डेवलपिंग नहीं हो सकता था, डेवलपिंग मार्केट करेंसीज को डेवलप करने की बात नहीं कर रहा है, यहां पर ये बात कर रहा है बढ़ने की। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एमर्जिंग मार्केट currencies in global have seen a weak trend on account of a recent escalation का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ना। escalation in the trade friction between US and China and firm trade in the price of crude oil। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे बढ़ने की बात कर रही था, मजबूत चीजों की बात कर रहा था, मजबूत परिस्थिति की क्रूड ऑयल के बढ़ने से जो रेट है उनके अंदर जो प्राइसेस है उनके अंदर भी क्या होने वाली है, बढ़ोतरी होने वाली है। इसलिए एमर्जिंग और एस्केलेशन आपके पास में वर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आसिमा डैश हर टीम विद अ लॉट ऑफ स्किल एंड डैश इंक्रीज इन द सेल्स बाय द टीम इज अ मेजर ऑफ हर सक्सेस। देखिए कंडेम का मतलब होता है किसी भी चीज पे दोष लगाना, किसी पे आरोप लगाना। अब देखिए अगर यहां पर क्या बात कर रहा है वो, इंक्रीज इन द सेल्स बाय द टीम इज अ मेजर ऑफ हर सक्सेस। अगर किसी भी चीज के अंदर जो मेजर है, जो उसकी सक्सेस है या उसकी जो सेल्स है वो बढ़ने वाली है, तो कंडेम्स वर्ड जो है इसका मतलब दोष होता है। क्या ये यहां पर यूज हो सकता है। डायरेक्ट वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, जिसका कोई मतलब नहीं होता। ओवर पावर का मतलब होता है किसी के ऊपर अधिकार जताना। एक्सेप्शन का मतलब हो जाता है आपके पास अपवाद। मैनेजेस का मतलब होता है किसी भी चीज को सही ढंग से
क्रियान्वयन करना, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, पुअर का मतलब होता है कमजोर, और डोमिनेट का मतलब होता है अधिकार जताना। ये सारे वर्ब आपके पास दे रखे। क्या पूछ रहा है कि आशिमा जो है ना, हर टीम विद अ लॉट ऑफ स्किल, अगर स्किल के साथ कोई काम करने की बात की जा रही है तो कम से कम नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या नहीं होगा, स्किल के साथ कर रहे हैं तो कोई दोष या आरोप लगाने की बात नहीं होगी, इसलिए कम से कम कंडेम वर्ड आपका यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डोमिनेट्स वर्ड की बात कर लें, यहां तक डोमिनेट्स को हम देख सकते हैं। आसिमा डोमिनेट्स हर टीम विद अ लॉट ऑफ स्किल। देखिए स्किल्स के साथ में एंड द इंक्रीज इन द सेल बाय द टीम इज अ मेजर ऑफ हर सक्सेस। लेकिन पुअर, एक बात बताइए, किसी भी चीज को अगर वो स्किल के साथ में अगर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है तो सेल जो है वो पुअर नहीं होगी, मतलब कमजोर नहीं होने वाली है। इसका मतलब आपका जवाब क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा हट चुका है। अब देखिएगा, ओवर पावर्स का मतलब होता है अधिकार जताना। ओवर पावर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को ओवर पावर करना, जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड है। ओवर पावर का मतलब होता है किसी भी चीज पे अधिकार जताना। जब हम किसी बाई हुक और बाई क्रुक किसी भी गलत और सही तरीके से कोई काम करते हैं तब ओवर पावर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्किल्स की बात कर रहा है तो आपके इसीलिए फिलहाल मैनेजेस वर्ड को एक बार चेक कर लेते हैं। आसिमा मैनेजेस हर टीम विद अ लॉट ऑफ स्किल एंड द सिग्निफिकेंट इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब जो महत्वपूर्ण जो वृद्धि हुई है इन द सेल्स बाय द टीम इज अ मेजर ऑफ हर सक्सेस। तो आपका सही जवाब जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता, सी हो जाता। डी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि डायरेक्ट के बाद में जो सक्सेस है उसको वर्थलेस में थोड़ी काउंट कर सकते थे। ये भी आपका जवाब नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, आपके पास में क्रिएट और राइजिंग दे रखा है। सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू राइजिंग, ठीक है, ये आपके पास में दे रखा है। अब देखिएगा यहां पर आप लोगों के पास में जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ये जो राइजिंग ऑप्शन दे रखा है, यहां पे तो एक ही फिलर दे रखा है। अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिएगा यहां पे राइजिंग और क्रिएट दो वर्ब दे रखे हैं। आप लोगों को एक्चुअली एक ही वर्ब का यूज करना था वैसे तो। यहां पे चेक ये करना है कि क्रिएट और राइजिंग जो दो वर्ब दे रखे हैं, क्या हम दोनों में से किसी एक वर्ब का यूज कर सकते हैं क्या, चाहे इंप्लॉय और हाई, जनरेट या स्लोइंग, नीड या इंक्रीजिंग, इन्वेंट या ग्रोइंग। ये दो वर्ब आपके पास दे रखे। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जाता है, बेरोजगारी। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डू मोर टू रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है, इकोनॉमिस्ट सेज दैट गवर्नमेंट शुड डू मोर टू, अब बताइए क्या होगा, मोर टू क्रिएट द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो जाता है, जो बेरोजगारी दर है उसको क्रिएट करने के लिए बात कर रहा है। द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू क्रिएट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपके पास में नीड और इंक्रीजिंग, इन्वेंट और ग्रोइंग, जनरेट और स्लोइंग, ये आपके पास में वर्ब दे रखे हैं। देखिए सेंटेंस जो है ना, एक्चुअली इस सेंटेंस में अगर हम इसको सही और सिंपल बनाते तो बेहतर तरीका तो ये होता है कि सेंटेंस कुछ ऐसा बना होना चाहिए था। अ फेमस इकोनॉमिस्ट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू मिटिगेट। अगर यहाँ पे क्रिएट वर्ब की जगह एक वर्ब यूज होना चाहिए था, जो कि मिटिगेट वर्ब यूज होना चाहिए था। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। क्या करना, कम करना। मोर टू मिटिगेट द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो बढ़ रहा है उसको क्या करने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है। तो मिटिगेट आपके पास में सही जवाब होना चाहिए था क्रिएट वर्ब की जगह। तो यहां पर आप लोग जो ये ऑप्शन है इसको थोड़ा चेंज कर लेना, बेहतर जवाब ये हो जाता मिटिगेट होता है। मिटिगेट वर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना। चेंज कर लेना यहां से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द ईयर्स and its flexibility in adapting to changing needs constitute an area of great interest of scholars। ये आपके पास में सेंटेंस है, आपको ये बताना है सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर। देखिएगा सबसे पहले बात करें तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन नाउन है आपके पास में, ऑफ प्रेपोजिशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास में नाउन हो गया, ओवर द ईयर, एंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये एंड दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहा है आपके पास में। किसको जोड़ने का काम कर रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द ईयर
एंड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, किसकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है? इट्स फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नाउन है, इन प्रेपोजिशन है अडेप्टिंग टू चेंजिंग नीड्स, तो ये अडेप्टिंग जो है वो आपके पास में वर्ब है और ये चेंजिंग जो है वो एडजेक्टिव है, नीड्स आपके पास नाउन है। अभी तक हमने क्या देखा इस सेंटेंस में? अभी तक वर्ब का यूज नहीं हुआ है। अगर वर्ब का यूज नहीं हुआ है, नीड्स नाउन है, कॉन्स्टिट्यूट वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा नाउन को अगर प्रेपोजिशन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए, नाउन चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, एन स्टैंड्स फॉर नाउन, P स्टैंड्स फॉर प्रेपोजिशन, यहाँ पे N का मतलब क्या हो गया? नाउन। एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा नाउन आ जाए, चाहे वो एक हो, दो हो, पांच हो, 10 हो, कितने भी हो, तो याद रखना है ऐसे केस में जो वर्ब लगेगा वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। ऐसा क्यों? इसका कारण समझेंगे। देखिएगा, ये एक नाउन के साथ जब प्रेपोजिशन को जोड़कर अलग नाउन लिखे जाते हैं, तो ये एक से ज्यादा नाउन होने के पीछे का कारण क्या होता है कि ये वाला जो ये नाउन है ना, ये एक्चुअली बात किसके बारे में करेगा? इस पहले वाले नाउन के बारे में ही यूज करेंगे। मतलब आगे जो नाउन दिया जाता है, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन आपके पास दिए जाते हैं, देखिएगा एक से ज्यादा सेंटेंस में, एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा नाउन दिए जा रहे हैं, तो ध्यान देना ये वाला जो नाउन है ना, ये वाला, ये एक्चुअली बात किसके बारे में कर रहा है? पहले वाले के बारे में। ये वाला जो नाउन होगा वो भी किसके बारे में बात करेगा? पहले वाले के बारे में। ये वाला भी पहले वाले, इसीलिए आपको कहा जाता है कि वर्ब जो लगाना है वो आपको पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आपने क्या देखा? पहले वाला आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कॉन्स्टिट्यूट वर्ब की जगह आपको लोग क्या यूज करेंगे? कॉन्स्टिट्यूट्स वर्ब यूज कर देंगे यहाँ पे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूट्स एन एरिया ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू स्कॉलर्स, ये आपके पास में सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एस और एस लग जाने से वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स इन द सिटी डैश टू प्ले होना चाहिए था। क्या यूज होना चाहिए था? प्ले होना चाहिए था। चलाने की बात कर रहे हैं। प्ले फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस सिंस डूइंग सो डज नॉट डैश दैम मच, ये आपके पास में वो क्या कह रहा है कि ज्यादातर जो रिक्शे वाले होते हैं सिटी के अंदर, वो क्या नहीं करते हैं? सिटीज एग्री टू प्ले फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि वो एग्री हो जाते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा चलाने के लिए। सिंस डूइंग, हालांकि ऐसा करना, डज नॉट दैम मच, उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देता, ये आपके पास जवाब है। और एक बात बताइए कि अगर उनको ये सारी चीजें ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती हैं, तो कम से कम एग्री नहीं होंगे ना वो, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा रिफ्यूज की बात करते हैं। ज्यादातर जो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं वो कम दूरी के लिए रिक्शा चलाने के लिए क्या कर देते हैं? रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। क्यों? सिंस डूइंग सो डज नॉट अर्न देम मच, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये अर्न आपका सही जवाब। और भी चेक कर लेते हैं। डिसएग्री हो जाते हैं, ठीक बात है, लेकिन रेवेन्यू नहीं देता। रेवेन्यू एक अलग चीज होती है, अर्निंग एक अलग चीज होती है। एक्सेप्ट इफेक्ट्स, ये आपका जवाब नहीं हो सकता था। आस्क और कंफर्ट, कंफर्ट की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, बात पैसों की कर रहा है। आपका सही जवाब क्या हो जाता? नंबर बी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। दो सरप्राइजिंग it is that Rupesh has not got the job by dash of his parents political connections। अब देखिएगा आपके पास में एक से ज्यादा जवाब है। वेराइटेबल वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है सत्यता। क्या मतलब होता है? सत्यता, सच्चाई जिसको बोलते हैं आप लोग। वॉरेसियस का मतलब भी सत्यनिष्ठा होता है, ये आपके पास में एडजेक्टिव है। ठीक है, पैराडॉक्सिकल का मतलब गलत हो जाता है आपके पास में ट्रू, और एलिज्ड का मतलब जो होता है ना वो आरोप होता है आपके पास। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे दो सरप्राइजिंग, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। इट इज दैट रुपेश हैज नॉट गॉट द जॉब बाय ऑफ हिज पेरेंट्स पॉलिटिकल कनेक्शंस। अगर वो सरप्राइज है तो इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छा है या ना। और पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा होता और फिर अगर वो किसी भी गलत तरीके से अगर जॉब मिलती, तो इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर वो सरप्राइजिंग बात बता रहा है तो इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि ये जो रुपेश है ना, उसने अपने पेरेंट्स का जो पॉलिटिकल कनेक्शन है ना उसका इस्तेमाल नहीं किया। और पॉलिटिकल कनेक्शन का अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो कम से कम आपका एलिस जवाब नहीं होना चाहिए था। पैराडॉक्सिकल का मतलब गलत होता है, मतलब गलत तरीके से।
झूठ के आधार पे। पैराडॉक्सिकल आपका सही जवाब नहीं होगा। वेरेसियस सत्यनिष्ठा, वेराइटेबल वर्ड हो गया, और ट्रू और वर्च्यू हो गया। देखिएगा बात करते हैं अपन। दो इट इज वेरी सरप्राइजिंग, इट इज आपके पास में मेन वर्ब है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, वेराइटेबल भी एडजेक्टिव है और ट्रू भी एडजेक्टिव है, और ये वेरेसियस वर्ड भी एडजेक्टिव है। दैट रुपेश हैज नॉट गॉट द जॉब बाई के बाद में नाउन चाहिए, बाई इन्फ्लुएंस होना चाहिए या फिर इंस्पिरेशन होना चाहिए, ऑफ हिज पेरेंट्स पॉलिटिकल कनेक्शंस, बाई वर्च्यू ऑफ हिज पेरेंट्स पॉलिटिकल कनेक्शन। दो सरप्राइजिंग, इट इज ट्रू दैट रुपेश हैज गॉट द जॉब बाई वर्च्यू ऑफ हिज पेरेंट्स पॉलिटिकल कनेक्शंस। देखिए सेंटेंस थोड़ा सा अलग बन गया इसमें, सरप्राइजिंग है। वो क्या कह रहा है, ये बात बिल्कुल सच है कि रुपेश जो है ना, हैज नॉट गॉट द जॉब बाई वर्च्यू ऑफ हिज पेरेंट्स पॉलिटिकल कनेक्शंस। ये बात बिल्कुल सच है कि उसके जो पेरेंट्स का पॉलिटिकल कनेक्शन जो है ना, उसके आधार पे उसको जॉब नहीं मिली है। तो इंस्पिरेशन और वर्च्यू, आपका सही जवाब जो है वो क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। ठीक है, सरप्राइजिंग वर्ड जो है वो ये डिसाइड करता है कि यहां पर ट्रू और वर्च्यू कौन सा वर्ड यूज होगा। He deserted the path of honor in order to satisfy his ambition and then went down to, देखिएगा ये went down to वर्ड जो दे रखा है, इस वर्ड के स्थान पे आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन जो है उनमें से कौन सा यूज होगा। तो देखिएगा he deserted, deserted का मतलब छोड़ना होता है। The path of honor, जो सही तरीका था वो उसने छोड़ दिया, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड हिज एम्बिशन, किसके संदर्भ में, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए, एंड देन वेंट डाउन फॉर हिज डूम वेरी क्विकली। वेरी क्विकली के अंदर आप लोगों को पता है, ये क्विकली शब्द आपके पास में एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, डूम शब्द आपके पास में नाउन है, इसका मतलब होता है सर्वनाश। ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, डूम जो होता है ना उससे रिलेटेड है। तो वो क्या कह रहा है कि उसने जो सही रास्ता था ना, सही रास्ता छोड़ दिया और गलत रास्ता इस्तेमाल कर लिया, और गलत रास्ते का नतीजा क्या हुआ कि वो उसको कहां तक लेके चला गया। वेंट डाउन फॉर नहीं होता, वेंट डाउन टू होता है। बताइए वेंट डाउन टू ऑप्शन में कहां दे रखा है, पहला वाक्य पास्ट में था तो गो तो कम से कम आंसर नहीं होना सही था, हाँ या ना। अब वेंट डाउन इनटू एक अलग फ्रेज होता है, वेंट फॉर अलग चीज होता है, यह आपका यूज नहीं होता। आपका सही जवाब क्या होता है, ये एक फ्रेज होता है, वेंट डाउन टू, किसी भी चीज की हद तक लेके जाना, वेंट डाउन टू। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास में अगला क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, selected as Minister of Public Works by Depretis in 1887, he contrived to dash the worst dash of Depretis' corruptly extravagant policy and introduced a sounder system of governance। ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है, बी ऑप्शन के अंदर आपके पास में दे रखा है। आपको यह बताना है कि जो भी दो फिलर दे रखे हैं उनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपके पास में यूज होगा, यह आपको मुझे बताना होगा। यहां पे अगर हम सेंटेंस को देखें, आपको मुझे यह बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा, और आपको जो जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप लोगों के लिए यह आंसर क्यों होगा। ये सेंटेंस आप मुझे अगली क्लास में बताएंगे कि यहां पर आपका जो जवाब है इन सारों में से कौन सा यूज होगा और क्यों यूज होगा। इसके बारे में बात करते हैं हम अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।